सुनो। तो अपन जो टॉपिक कर रहे थे कल, जो हमने किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। एक बार गेट को बंद कर देना। हाँ देखिए, तो कल हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बात की थी कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है व्हेन सम मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर सबसे पहला जो आया दैट इज कॉल्ड मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, जिस मूविंग चार्ज को फॉर्मूला आया था दैट इज क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो एक मूविंग चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके रिपोर्ट सर, ठीक है। फिर मूविंग चार्ज या तो हवा में चल रहा है तो ये है, पर अगर किसी कंडक्टर में चल रहा है तो कंडक्टर को भी फोर्स लग जाएगी। उस कंडक्टर को लगने वाली फोर्स, कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी, उस एफएम का फॉर्मूला हमने निकाला बी आई एल साइन थीटा। एंड मैं सबसे जो उम्मीद करता हूं ये करता हूं कि एटलीस्ट सबको फॉर्मूला जो याद होना चाहिए वो ये रहना चाहिए, क्यू वी वेक्टर क्रॉस, और यहां पे याद रहना चाहिए आई एल वेक्टर क्रॉस। ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी डायरेक्शन में अटकोगे नहीं। आप सीधा क्या करना है, आपको पहले वेक्टर की तरफ हाथ को ओपन करना, राइट हैंड के पाम को, एंड घुमाना है दूसरे वेक्टर की तरफ। जो आपका थंब होगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी डायरेक्शंस क्या है। तो दिस इज क्यू वी बी एंड दिस इज आई एल बी। ये सब कंप्लीट होने के बाद हमने इसी के बेसिस पर एक टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने कहा टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। जब इसको पढ़ा तो अपने पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आया दैट इज कॉल्ड पी आई एन ए साइन थीटा, जिसको मैंने कन्वर्ट किया फॉर द एन नंबर ऑफ लूप्स। कन्वर्ट करके मैंने बनाया इसका एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द टॉर्क वेक्टर। तो मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रही, लाइक दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर ये कॉइल रही, इसको मैंने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये क्या करेगा, घूमेगा। ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोटेशंस करेगा विद द टॉर्क बी एम क्रॉस बी या फिर बीना साइन ऑफ थीटा। इतना सब आ गया। जब ये चीज दिमाग में आ गई कि किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स अप्लाई होती है, टॉर्क अप्लाई होते हैं, और टॉर्क के कारण रोटेशन होते हैं, तो लोगों ने सोचा क्यों इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक रहने दिया जाए, इससे क्यों ना कोई डिवाइस बना लिया जाए। और जब ये बात समझ में आई कि क्यों ना डिवाइस बना लिया जाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस की खोज हुई, जिसको हम कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द न्यूमेरिकल्स, फॉर द नीट एंड जेई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सारे कंसेप्ट को मिलाकर हमने क्या कर लिया, ओवरऑल इस कंसेप्ट को लेके आ गए। ठीक है सर, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि सर जब किसी रेक्टेंगल, पहले समझना फिर लिखवाऊंगा, फिर इसके एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। सर ये अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस कॉइल को किसी एक्सिस पे अपन रख दें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर टॉर्क लगा बी आई एन ए साइन थीटा। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस बात को समझूं तो किसी पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क मतलब उसको घुमा रहा है। सर डिपेंड्स ऑन बी, हाँ एक सेकंड वेट करो।
पास मत रखो, धमसा के पटा लो, पूरा ले लो नीट वाला। उसमें हेल्प करने के लिए करवा दूंगा, किसी के साथ मैं हेल्प करवाऊंगा आपकी, बाद में बांटूंगा, अभी देखता हूँ कुछ बच्चे। ठीक है, एक बार नीट के पूरे अपने में डाल लो, जेई के ना धमसा के में डाल दो। हाँ, और कॉमर्स के ना अमन के और शिफ्ट कर देना, अमन के में शिफ्ट कर देना, कॉमर्स के सारे बच्चे अमन के में शिफ्ट कर देना। टॉर्क जो है, हाँ टॉर्क जो है वो BINA साइन थीटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग से निकल जाएगा, रटने पे आ जाओगे, और रटा तो गए, ये रटने का है नहीं टॉपिक, फील कर लोगे, समझ लोगे तो बहुत इजी। BINA साइन ऑफ थीटा। सर टॉर्क, टॉर्क मतलब सपोज करो इस पे एकदम से लगने वाला घुमाओ, कितना तेज घूमेगा, वो टॉर्क डिपेंड कर रहा है बी पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं कांस्टेंट चाहूं तो बना सकता हूं ना, मैं चाहूं तो कांस्टेंट बना सकता हूं, यानी दिस क्वांटिटी डिपेंड्स बट दिस क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। अगर मैंने मैग्नेट लगा दिए बाहर मैग्नेट, तो मैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं इतनी टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं, इसके अंदर कोई कितना टॉर्क लगाएगा वो मेरे हाथ में। बी रिमेन्स कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ लूप कांस्टेंट फॉर द कॉइल। जब मैंने इस कॉइल को बनाया होगा तो मेरे को 100 बनाने हैं या 50 बनाने हैं या 500 बनाने हैं, मेरे हाथ में, बना लिया। एरिया ऑफ द कॉइल, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी, ओके। बी ठीक था, एन ठीक था, ए ठीक था। अगर ये साइन थीटा वाली बीमारी नहीं रहती, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ओरिएंटेशन, कि कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या आ रहा है, किस किस के बीच में। देखो आज सिर्फ है ना बोर्ड पे काम नहीं है, आज बोर्ड पे ज्यादा काम नहीं है, बोर्ड है पूरा दिमाग में कि कैसे आप समझते हो लॉजिक को। एरिया, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एरिया एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। अगर ये कॉइल यहां थी तो एंगल मान लो 90 डिग्री था, घूम गई 60 हो गया, और घूम गई 45 हो गया, और घूम गई 30, एक टाइम पे 0। यानी जैसे जैसे कोई कॉइल घूमेगी वैसे वैसे थीटा भी क्या करेगा, चेंज। मेरे लिए दिक्कत आ गई, मेरे लिए दिक्कत आ गई, ओके। अगर ये दिक्कत दूर हो जाए, अगर ये दिक्कत दूर हो जाए, साइन थीटा वाली बीमारी दूर हो जाए, तो मेरे पास आ रहा है कि लगने वाला टॉर्क डिपेंड्स BINA ओनली, साइन थीटा भूल जाऊं, और इसके अंदर भी टॉर्क BNA को तो फिर भी कांस्टेंट बना लूंगा, डिपेंड्स ऑन I, और यानी कि कह सकता हूं कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, सॉरी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना करंट उतना टॉर्क। 1 एम्पियर डालूंगा तो इतना घूमेगा, 2 एम्पियर डालूंगा तो इतना घूमेगा, 3 एम्पियर डालू तो इतना घूम जाएगा। देख रहे हो, अगर मैं इसके ऊपर सुई लगा दूं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, नाप रहा है, करंट मेजर कर रहा है। अगर स्केल लगा दूंगा तो करंट मेजर करना स्टार्ट करेगा। ऐसे बना गैल्वेनोमीटर, ऐसे बन रहा है धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर, समझा रही कॉन्सेप्ट। ये मैं गैल्वेनो बना दूंगा तो उसे एमीटर वोल्ट मीटर बनाना सिखाऊंगा तुम लोग। अभी पहले सीखो किसका हुआ था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले टॉर्क जो था, जो कल हमने टॉर्क पढ़ा, दिस इज BINA साइन थीटा, और कवर अप किया BINA साइन थीटा की बीमारी। अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं मैं कैसे सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, तो मैं नहीं बताया, लेकिन अगर कर दूं तो BINA पे डिपेंड करता है, जिसमें से 3 क्वांटिटी मेरे हाथ में है, मैं इनको कांस्टेंट रख सकता हूं। सारा गेम किस पे आ गया, I पे। पता चला टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज्यादा करंट डालोगे उतना ज्यादा क्या मिलेंगे, रोटेशंस मिलेंगे, उतना ज्यादा रोटेशंस मिलेंगे, और रोटेशन से मैं अपना मेजरमेंट वाला काम कर लूंगा। तो अब सारा गेम किस पे लगा दे, कैसे ना कैसे थीटा गायब करके दिखा दो तो मजा आ जाए सर, कैसे ना कैसे थीटा गायब कर दो तो मजा आ जाए। मैंने सोचा कैसे करूं, मैं यहां खड़ा था, एक बच्चा मेरे को सामने से बॉल फेंक रहा था, मैं कैच कर रहा था, अब मुझे घूमना है, अब बच्चा तो बॉल यहीं से फेंकेगा, तो सिस्टम खराब हो गया। बॉल यहां से फेंक रहा है, पहले मैं 0 डिग्री पे ले रहा था, 90 डिग्री पे ले रहा था बॉल, अब मुझे कुछ 30-60 पे लेनी पड़ रही है। तो मैंने कुछ जुगाड़ लेने के लिए मैंने कहा कि क्यों ना सारे बच्चों को खड़ा कर दो सामने, जब मैं ऐसे घूमूं तो बॉल वहां से आए, मैं ऐसे घूमूं तो मेरे बॉल यहां से आए, मैं यहां पे घूमूं तो बॉल यहां से आए, यानी हर बार मुझे जो बॉल मिले वो मेरे सामने से मिले।
इस दिमाग को लगा के मैंने सोचा क्या कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दूं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर ये कॉइल है रेक्टेंगुलर, इसको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसका एरिया वेक्टर यहां है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी रहे, ऐसी रहे। उस चीज को बनाने के लिए एक कंसेप्ट आया कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक नया कॉन्सेप्ट आया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आया। अभी तक हमने जो मैग्नेट देखे थे वो कैसे कहते हैं, बार मैग्नेट्स, नॉर्थ साउथ, या ज्यादा करो तो वो होर्शू मैग्नेट, ऐसा वाला होर्शू मैग्नेट। एक नया टाइप का मैग्नेट बनाया गया, सिलिंड्रिकल मैग्नेट लाइक दिस, जो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ऊपर से टॉप, ऊपर से तो ऐसा लगेगा। इसका मैं दोनों चीज बना रहा हूं, एक तो इसका अपर वाला बना रहा हूं सिस्टम, ऐसा मैग्नेट सीधे से देखने से लग रहा है, लेकिन इसका ऊपर से अगर रूप देखूं कि ऊपर से कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा कुछ है। ये मैग्नेट देखने में कैसे है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज क्या समझना ये बात, ऐसे सिलिंड्रिकल मोड़ दिए मैग्नेट्स को, ऐसे मोड़ के बना दिया, ऐसे मोड़े मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स बना लिए। क्या फायदा होगा सर, अब ये फायदा होगा, सपोज लेट मेरे पास ये मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल है। देखो जब रेक्टेंगुलर कॉइल यहां थी तो मैग्नेटिक फील्ड उसको यहां से मिल रही थी, अब अगर मैंने इसको ट्विस्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से मिल रही है 90 डिग्री पे, यहां से गया तो 90 डिग्री पे मिल रही है, हर जगह मुझे क्या मिल रही है, मेरी 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो इतना सब करने के बाद, समझाने के बाद, मैं सीधा क्या कर रहा हूं, मैं पूरा तुम्हारे सामने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना रहा हूं। तो सबसे पहले इसका आता है फर्स्ट, इसका प्रिंसिपल में लिखेंगे इट वर्क्स ऑन टू मेजर concept. One is torque experience in a external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको क्या लगता है, टॉर्क। ये पहला प्रिंसिपल है जिसके कारण ये डिवाइस बन रहा है। नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा है, ए हो गया प्रिंसिपल। आफ्टर दैट इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल से पहले एक आता है इसका इंट्रो। क्या पूछे कि कोई है क्या, ये बीमारी क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आपको बोलना है डिवाइस वी यूज टू मेजर करंट सेंसिटिविटी। क्या मेजर कर रहा है, करंट सेंसिटिविटी को मेजर कर रहा है, यानी प्रेजेंस बताता है। बहुत माइन्यूट करंट को क्या करता है, मेजर। बड़ा करंट नहीं मेजर करता, माइन्यूट करंट को क्या करता है, मेजर करता है। प्रिंसिपल 2 वर्क पे काम करेगा कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे एक्सटर्नल, तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क, पहला प्रिंसिपल। दूसरा, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आया, जिसको यूज करके हम इसको लेकर जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना। एक इसका मैं अपर व्यू बना रहा हूं, सिर्फ अपर व्यू बना रहा हूं, ध्यान से देखना बहुत ही। और ये डायग्राम आपको पेपर में भी जब गैल्वेनोमीटर आए तो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये एक्सपेक्टेशन होगा कि हाँ इतना तो आप बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कास्ट आयरन की एक सिलेंडर लिया। बनाऊंगा कैसे, इसका बनाने का तरीका सुनना बहुत अच्छा है। पहले लूंगा एक सिलेंडर लूंगा, लाइक इस तरीके से। ये एक सिलेंडर लिया, ठीक है। ये सिलेंडर कास्ट आयरन का, जिसके अंदर कास्ट आयरन क्यों लिया, ताकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अफेक्ट ना हो पाए। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, आपके स्क्रू ड्राइवर होंगे घर के, लोहे के थे, लेकिन उससे आप वो उठा रहे होते हैं छोटे छोटे, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि उसको मैग्नेटाइज कर लेते हैं ताकि नट को निकाल सके।
देखा होगा आपने बहुत जगह। ब्लेड को अगर एक बार मैग्नेट के साथ रख दोगे तो कुछ समय ब्लेड जो होती है आपके पास शेविंग वाली, उससे आप देखेंगे कि क्या नाम है वो, उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो कुछ सॉफ्ट आयरन कोर्स होती है और कुछ कास्ट आयरन हो, तो ये कास्ट आयरन, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट, सिंपल प्लास्टिक टाइप मान लो दिमाग में, ये ऐसा है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ना करंट का ना मैग्नेट का। इसके ऊपर मैं कॉइल बांधूंगा, तार लिया कॉपर का, कॉपर का इंसुलेटेड वायर, क्या, कॉपर इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड मतलब एक तार से दूसरा तार अगर टच भी हो जाए तो ब्लास्ट ना हो, इंसुलेटेड, पहले से इंसुलेशन लगा होता है पूरे तार के ऊपर। यहां से पकड़ा और ये एक टर्न, दूसरा टर्न, समझ रहे हो, है गोल, लेकिन कॉइल कैसी बनती जा रही है, रेक्टेंगुलर बनेगी ना, कि सर गोल के ऊपर रेक्टेंगुलर बने, अरे बन जाएगी, देखेगा ध्यान से, एक धागा ऐसे करके, समझे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे पहला, फिर वो घुमाऊंगा पूरा, दूसरा इंसुलेटेड है, तीसरा, चौथा, ऐसे लगाते रहूंगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने मेरे को लगाने हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस तरीके से उसके ऊपर क्या कर लूंगा, ठीक है। इस पूरे को रखा है मैंने, इस पूरे को मैंने एक इस तरीके के कंसेप्ट वाले, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ये सिस्टम है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियल मैग्नेट्स हु प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इनकी मैग्नेटिक फील्ड देखने में कैसी होगी, ध्यान से सुनना, यहां से निकली नॉर्थ पे निकली, साउथ में गई, यहां से निकली, सर एक कंसेप्ट गलत कर रहे हो क्या, सर अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलकर वहां जाएगी तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलकर यहां जाएगी, नेवर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सर कंसेप्ट बिगाड़ दिया आपने, अच्छा सॉरी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी यहां जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी यहां जाएगी, ये अब बोल मेरा कंसेप्ट बिगड़ा क्या, अब सही है। द डॉटेड डायग्राम शोज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स। अब अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि अगर मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल ये थी तो ये पड़ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने यूं कर दी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 20 डिग्री, और घुमा दी, ये पड़ रही ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां जाऊंगा हर जगह मुझे मेरी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या डायग्राम समझ में आया? पक्का। इतना सब करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर यहां एक बढ़िया सी क्या लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा, और यहां बना दूंगा अपना, यहां बना दूंगा अपना मीटर। कॉमर्स को बायो लैब में भेज दे क्या, वैसे क्या हुआ, वहाँ पे क्लास शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला रूम खाली हो जाएगा, या पीटीएम की सेटिंग करवा रहा हूँ। पीटीएम के अंदर दो काम कर दे, डेट शीट प्रिंट करा दी, डेट शीट पे डिस्कशन हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे बाकी फैकल्टी बिठा दे, और चार टेबलें लगा देता हूँ, 3 फैकल्टी, चारों इधर मत करो, चार एक मिनट।
ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सुई। अब आपको दिख रहा है सब कुछ इजी है। अब क्या होगा, जैसे ही कॉइल में करंट आएगा, ये सुई लगी हुई है उसके ऊपर, घुमाओ, ले भाई दे दिया कि डिफ्लेक्शन, दिस इज रीडिंग 0। करंट अगर ऐसे आया तो टॉर्क ऐसे लगा, वरना ऐसे लगा। ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है, ये करंट क्लॉक जा रही है या एंटी क्लॉक जा रही है, सब बताएगा। क्लॉक जा रही है या एंटी क्लॉक जा रही है, वो उससे दोनों से जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात कैसे बन रहा है। एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है सर बताओ। करंट डाला, गया, करंट जैसे ही ऑफ किया, सुई तो वहीं अटक गई, सुई तो वहीं अटक गई। अब क्या करें सर इसके लिए, डिवाइस कैसे बनते हैं, मैं आपको पूरा एक एक चीज बता रहा हूं कि डिवाइस बना कैसे। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे ख्याल से, आई थिंक बहुत इजी समझा दिया मैंने, जितना हो सकता था मैंने समझा दिया। ठीक है, अब लगा कि यार स्प्रिंग को भेज तो दिया, वापस भी लाना है। तो किसी ने बोला यार मेरे बच्चे की गाड़ी थी, उसको तोड़ा था तो उसमें एक स्प्रिंग निकला था, बहुत शानदार स्प्रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड जॉयल स्प्रिंग। उसमें एक स्प्रिंग होता है जॉयल स्प्रिंग, लाइक दिस। देखा क्या कह रहे, बच्चे की हर गाड़ी में एक स्प्रिंग होता है, जॉयल स्प्रिंग कहते हैं इसको। देखा है, अगर इसके ऊपर किसी एक्सिस को लगा दूं और अगर वो घूमे तो जैसे से घूमता है तो उसके अंदर चूड़ियां कसती है, और जैसे ही वो छूटता है तो अपने आप घुमा के वापस ले आता है। जैसे वो चाबी होती है ना बच्चे की, और फिर वो गाड़ी के टायर चलते हैं और फिर वो रुक जाती है, चाबी खत्म हो जाती है, खुल जाती है। बहुत सिंपल सा स्क्रिप्ट है, मतलब ट्विस्ट दोगे जितना उतना उसके अंदर क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। एंड जैसे ही वो हटा, वो ऑटोमेटिक घुमा के वापस ले आता है अपने आप को, पहले भरेगा और फिर छोड़ के आ जाएगा। दिस इज अ जॉयल स्प्रिंग। तो हम इसकी सुई जो नीचे पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसकी जो एक्सेस बनाऊंगा, जहां पे एक एक्सेस पे मैंने सुई लगाई है, दूसरे एक्सेस पे क्या लगा दूंगा, इस प्रकार का जॉयल स्प्रिंग। वेरी सेंसिटिव, बहुत ही हल्का सा ब्रेकेबल होता है। हल्की सी किसी ने उसको नीचे गिरा दिया, किसी को मैंने बोला एक एमीटर गए मार्क उधर पे लैब में गए, उसके ऊपर लिखा है 2 माइक्रो एम्पियर, सर एक एक्सपेरिमेंट करवा दो, वहां पे जा रहा है पता नहीं 5 एम्पियर, तो क्या करेगा, स्प्रिंग को तोड़ देगा, क्योंकि एकदम से कितना, ये तो बहुत हल्का स्प्रिंग लगाया मैंने। अब जैसे मैंने बोला बच्चे की चाबी भरने लायक खिलौना है, अब किसी को दे दिया हाथ, तो किसी को बॉडी बिल्डर को, वो क्या करेगा, एक बार में तोड़ देगा उस चाबी। तो इसीलिए जो फिजिक्स लैब में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आती है वो इन्वर्टर्स की आती है। इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज्यादा वो हैंडल टू केयर होते हैं कि हल्का सा एयर एंड वेयर हुआ सारा खराब। इवन यहाँ तो ज्यादा कुछ हम घुसने देते नहीं बच्चों को, इवन बाकी जगहों पे तो पूरा ऐसे ढेर लगा होता है, एमीटर्स, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर पड़े रहते हैं ओडीटी के अंदर, खराब ही रहते हैं मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही चीप, ऐसा लगता है इसको वाला नहीं है, आपका गाड़ी वाला नहीं है, चाबी भरते रहे टूट जाएगा। बहुत ही ज्यादा गोल्ड का अच्छी क्वालिटी का बनता है, गोल्ड का तो नहीं, अलॉय मिक्स करके बहुत ही अच्छे अलॉय का। बाकी क्यों देखो ना, माइक्रो एम्पियर, हल्के से माइक्रो एम्पियर को नाप रहा है और छोड़ती दोबारा आप ही जा रहा है। और 11वीं क्लास में चीज सिखाई थी, ट्विस्ट दोगे, बार बार ट्विस्ट दोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फर्टाइल। यानी कि पहले यहां से जाता था, फर्टाइल क्या कहते हैं उसको, वो फटीक, इलास्टिक फटीक वाला। तो यहां से क्या गया, खींचा, यहां पहुंचा, छोड़ती करंट दोबारा 0 पे आ गया। बार बार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हमेशा वो छोड़ती करंट कहां आता था, 0 पे, लेकिन कुछ समय बाद वो कहां आगे अटकने लग जाएगा, 0.5 पे, 0.2 पे, यानी रीडिंग 0 हुई नहीं। उससे हमारी रीडिंग क्या नहीं लग जाएंगी, गलत। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर एनालिसिस में हमने पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की एरर लगी तो वो सब आपका लुकआउट आप कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है, जॉयल स्प्रिंग कैसे काम करता है। ठीक है, अब और पढ़ते हैं। सर हुआ ये कि जब ये सिस्टम घूमा पूरा का पूरा, जॉयल स्प्रिंग आया, तो मैं कह सकता हूं कि द टॉर्क जो टॉर्क था वो किसके बराबर था, बी, अच्छा, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा ऑलवेज रिमेन्स 90 डिग्री। थीटा हमेशा के लिए कितना हो गया, 90 डिग्री। सो द टॉर्क मैक्सिमम शुड बी BINA, जिसको मैंने बोला BNA तो कांस्टेंट रह गया I, दिस इज टॉर्क मैक्सिमम। सो टॉर्क मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि सारा का सारा टॉर्क डिपेंड करने लग गया किसके ऊपर, करंट पे। आप जितना करंट डालोगे आपको उतना टॉर्क मिलेगा। यानी टॉर्क देखकर मैं करंट का मेजरमेंट करूंगा। हो गया, ओके रिपोर्ट था, ठीक है। फिर टू मेजर
दिस थिंग वी यूज ज्वेल स्प्रिंग। हमें क्या यूज करते हैं? ज्वेल स्प्रिंग यूज करते हैं। ज्वेल स्प्रिंग यूज किया तो उसके अंदर आता है टॉर्क रीस्टोरिंग वाला इज प्रोपोर्शनल टू आई। जो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आई। इसे हटाने के लिए, टॉर्क रीस्टोरिंग हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, उस कांस्टेंट का नाम लेता हूं अल्फा आई। कितना ले लूंगा? अल्फा आई। तो यहां से इस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही होगी सर? दिस इज जो कांस्टेंट बचा था बी एन, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम मेजरमेंट इसका कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर है क्या बात? पक्का? ये है गैल्वेनोमीटर बेसिक सा, सिंपल किस तरीके से इसकी वर्किंग करेगा। इससे हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो उसके लिए पहले अपने को बनाना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर से काम क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो जो हमारा मेजर आया है गैल्वेनोमीटर, उस गैल्वेनोमीटर से हम एक बार उसको बना लेंगे एमीटर, और एक बार बना लेंगे उसका वोल्टमीटर। सीखते रहना, बहुत इजी है। एमीटर क्या मेजर करता है? अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट सेंसिटिविटी। एमीटर क्या करेगा? मेजरिंग करंट, ये मेजरिंग वोल्टेज। एक मेजरिंग करंट करता है और एक मेजर करता है वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे चलिए। मेजरिंग करंट, हम इसका ट्रिक्स और अपने दिमाग में याद कर लेना। एज्यूम टू बी resistance is small as such possible। जितना हो सके हम इसका रेजिस्टेंस क्या करते हैं? मिनिमाइज कराने की कोशिश करते हैं। मिनिमम मिनिमम मिनिमम, बहुत मिनिमम करवा दो। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, पर हमारा कंसेप्ट क्या रहता है दिमाग में कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम। That's why it always connected in series only. Always connected in series। इसको हमेशा सीरीज में लगाना। 10th क्लास में ये बात बोलते थे, अब तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत छोटा। सिर्फ गलती से पैरेलल में लगा दिया तो, सपोज करो बल्ब था, बल्ब के पैरेलल में तुम्हें क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया, तो करंट आएगा। बल्ब में क्यों जाएगा? जब उसको दिख रहा है बहुत कम रेजिस्टेंस वाली चीज लगी हुई है, तो सारा करंट कहां चला जाएगा? एमीटर से चला जाएगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी इसको पैरेलल में मत लगाना, हमेशा सीरीज में लगाना। वहीं इसका हम क्या करते हैं? पॉसिबल टू मेक हायर देन हाई, जितना रख सकते हैं उतना हाई रखते हैं, इसका बड़ा बनाते हैं इसको। इसका रेजिस्टेंस क्या बनाते हैं? ज्यादा। तभी इसको किस में रखते हैं? ऑलवेज यूज इन पैरेलल। हमेशा पैरेलल लगेगा ताकि इसमें से कोई करंट जाए ही ना, सारा करंट कहां निकल जाए? ऊपर से। तब ये मेजर कर पाएगा कि हाँ उसके दोनों टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। इसको अगर तुमने गलती से सीरीज में लगाया तो सर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, ये किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर की तरह करंट को जाने नहीं देगा, बल्ब फिर भी जलेगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। क्या? ठीक है, ओके। चलो सर, दोनों बात समझ में आ गई। बनाए कैसे वो बताओ। इसे बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको नाम है शंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस।
जब मुझे किसी को एमीटर बनाना होता है तो मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा लेता हूं, एक शंट रेजिस्टेंस, जो क्या है, बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस। और मैंने आपको सिखाया था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं, तो आंसर छोटे से भी छोटा आता है। जब मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट लगाया होगा तो इस पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या बन गया होगा, मिनिमम, बहुत ज्यादा क्या हो गया होगा, मिनिमम। तो ये पूरा डिवाइस जो बना, ये पूरा डिवाइस क्या कहलाता है, एमीटर। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ऐसे बना एमीटर, कैसे वर्क करता है सारा सिखाऊंगा, समझ में आई बात? वहीं अगर मैंने ये था गैल्वेनोमीटर और ये था मेरा, सॉरी, यहां मैंने क्या किया, अगर इसके सीरीज में क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जैसे इसको लोड रेजिस्टेंस, वहां शंट था, इसको क्या कहेंगे, लोड रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये जो डिवाइस बनेगा, ये डिवाइस क्या बनेगा, वोल्टमीटर। इसे क्या कहेंगे, वोल्टमीटर, इसे कहेंगे वोल्टमीटर। तो समझ गए, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर बनाना है ऐसे बनाओ, वोल्टमीटर बनाना है तो ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। हाँ बोलो। ये पूरा एमीटर अब बना है, इसे हमेशा सीरीज में लगाना। ये क्यों लगा दिया पैरेलल में, आपने मना किया था? अरे वो नहीं, ये तो बनाने का तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, इसमें मैंने लिखा था ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सर आपने पैरेलल क्यों लगा दिया? अरे शंट को लगाया है, ये पूरा बनाया मीटर, ये बनाया मीटर, इसे कहां लगाऊंगा, पैरेलल, उसमें सीरीज में लगाऊंगा, हमेशा सीरीज में लगाऊंगा। ये बनाया है, बनाने का तरीका दिया है, इसमें मत देखो। सर वहां तो आपने लिखा था पैरेलल सीरीज लगा दिया। अरे ये बनाया है वोल्टमीटर, अब इसे कहां यूज करूंगा, पैरेलल में। क्लियर, पक्का? चलिए आगे। सर कैलकुलेशन करवा दो पूरी की पूरी। पहले करते हैं किसकी, एमीटर की। एमीटर में सर आपने बताया दिस इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज द शंट रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन थी। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल है सर। यहां से आया करंट आई, ठीक है, जब यहां पहुंचेगा, ये है गैल्वेनोमीटर, ये हमेशा अपनी कितनी लेता है, फुल स्केल करंट लेता है। इसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना लेगा, क्योंकि ये हमेशा अपना मेजरिंग डिवाइस कौन है, ये रीडिंग कौन देने वाला है, ये। इसमें जो करंट जाता है इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर करंट, आईजी। पीछे बचा हुआ करंट कहां चला जाएगा, आई माइनस आईजी। यहां से वापस आईजी आएगा और यहां से आई माइनस आईजी आएगा और यहां से वापस आई चला जाएगा। ठीक है, पक्का? इसे कहते हैं फुल स्केल करंट। इनकी नोटेशन ध्यान सुन लेना, ये आईजी इज कॉल्ड फुल स्केल करंट। ये वो करंट है जितने का मुझे गैल्वेनोमीटर बनाना है। सपोज करो 2 एम्पियर करंट जाने वाला है इसके अंदर, तो 2 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर है। 2 से 3 का बना दिया तो गैल्वेनोमीटर खराब, रीडिंग होती है। हर जब लैब में जाओगे, गैल्वेनोमीटर उठाओगे, एमीटर उठाओगे, सबके ऊपर रीडिंग लिखी हो, उनकी वो लिखी है, लिमिट लिखी है कि इनकी मेजरिंग कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा करंट मत पास करवा देना इससे। ओके सर, तो अगर इस चीज को समझूं तो मैं कह सकता हूं कि सर इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल्स क्या रहेंगे इससे, तो आई जी शुड बी इक्वल टू आर एस आई माइनस आई जी। ठीक है, पक्का? तो यहां से आर एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो जब मुझे कोई एमीटर बनाना है आईजी स्केल का, तो मुझे कितना शंट लगाना पड़ेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, आई जी आई माइनस आई जी। न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहीं ये कौन है आपका गैल्वेनोमीटर, यहां से करंट आया आई, ये कौन है आपका गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस।
तो पक्का इस पे जो करंट निकलेगा वो तो आईजी निकलेगा सिर्फ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को अपना करंट चाहिए, आईजी करंट चाहिए। दिस इज लोड रेजिस्टेंस। ओके, ये पूरा क्या बना रहा है, वोल्टमीटर। तो इस बार जो करंट आएगा आईजी और आरएल, ये मिलकर इसके टर्मिनल पे क्या देंगे, पोटेंशियल वी देंगे। तो अगर मुझे V का पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है तो मैं क्या रखूंगा, जी आई जी प्लस आर एल आई जी। तो V माइनस जी आई जी इज इक्वल टू आर एल आई जी। मुझे तो आर एल की वैल्यू निकालनी थी, कितना लोड रेजिस्टेंस लगाऊं V बनाने के लिए, V वोल्टमीटर बनाने के लिए कितना आर एल लगाऊं, तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, V माइनस जी आई जी डिवाइडेड बाय आई जी। तो इससे निकालते हैं लोड, इससे निकालते हैं शंट। ठीक है, तो अब आप सीख गए हैं कि कैसे अपने को क्या बनाना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर, और कैसे बनाना है वोल्टमीटर। इसके न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं एक बार, ठीक है, क्लोज कर दो उसको।